ए और सी सही है। देखिए ए में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ विज्ञान संकल्पनाओं को संबद्ध करता है, और सी में है दोस्तों विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना जिससे वे अपना ज्ञान स्वयं बनाएं। राष्ट्रीय चर्चा रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित दस्तावेज के राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित अधिगम की प्रक्रिया के साथ अधिगम का निर्माण करना तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्तावनाएं निम्न है। ए में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ विज्ञान संकल्पनाओं को संबद्ध करना। सी में है विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना जिससे वे अपना ज्ञान स्वयं बनाएं। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, और ये साइंस का लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए है, विज्ञान शिक्षा में समता का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों के पास उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, निर्जातीयता, लिंग अथवा विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना उत्कर्ष विज्ञान सीखने के समान अवसर हों। तो कारण है इसका दोस्तों, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को आधुनिक समस्यापूर्ण समाज के लिए तैयार करना। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में बोल रहा है ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। दोनों ऑप्शन सही है मगर सही व्याख्या नहीं है। देखिए विज्ञान शिक्षा में समता का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों के पास उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, निर्जातीयता, लिंग अथवा विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना उत्कर्ष विज्ञान सीखने के समान अवसर हो। वही विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को आधुनिक समयपूर्ण समाज के लिए तैयार करना। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग हिंदी देख रहे हैं। हिंदी का सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। लोक संस्कृति में हमारी धरोहर छिपी है, यह हमारा इतिहास है। अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना कलाकारों का ही नहीं सभी का धर्म है। हमारे देश में नाना प्रकार की कलाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। आज कुछ स्वार्थी तत्व संस्कृति को बाजार की बिकने वाली वस्तु समझने लगे हैं। एक समय वह था जब रेडियो के माध्यम से गाँव में पंडवानी खूब सुनी जाती थी। आकाशवाणी ने इस दौर में लोक कलाओं के लिए बहुत काम किया। उस समय के अधिकारियों ने कलाकारों की कठिनाइयों को समझते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय अनेक बार दिया। जब समय बदल गया है, रेडियो कम सुना जाने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है, बाजार की प्रवृत्ति लोक संस्कृति पर हावी होती जा रही है, हमारी लोक कला माध्यमों ने समाज की समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में भी काम किया है, राजनीतिक विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष किया है। लोक कला में हमें हौसला देती है, यह उसकी आंतरिक शक्ति है। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, आकाशवाणी के अधिकारियों ने लोक कलाओं के प्रति अपना योगदान कैसे दिया? तो डी ऑप्शन सही है। लोक कलाकारों की कठिनाइयों को समझा। लोक कलाकारों की कठिनाइयों को समझा। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आकाशवाणी के अधिकारियों ने लोक कलाकारों की कठिनाइयों को समझा तथा उनके प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हुए कई बार उनकी सहायता की। रेडियो एवं लोक कथा का संबंध बहुत पुराना है दोस्तों। पहले लोक कथाओं को जनमानस तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम रेडियो ही था। 92 नंबर क्वेश्चन है, बाजार की बिकने वाली वस्तु से क्या अभिप्राय है? तो बाजार की बिकने वाली वस्तु से निकृष्ट मनोरंजन की वस्तु यही अभिप्राय है। गद्यांश के अनुसार बाजार में बिकने वाली वस्तु का तात्पर्य है निकृष्ट मनोरंजन की वस्तु। वर्तमान युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रभाव जमाने तथा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करने से परहेज नहीं करते। तो गद्यांश में ऐसी ही वस्तुओं को बाजार में बिकने वाली वस्तुओं को संज्ञा दी गई है कि निकृष्ट मनोरंजन की वस्तु। 93 में है, लोक संस्कृति को इतिहास क्यों कहा गया है? देखिए दोस्तों, लोक संस्कृति को इतिहास क्यों कहा गया? तो ये देखिए इतिहास की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। इनका अध्यापन इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है। सी में पूर्वजों द्वारा सृजित की गई है। ऑप्शन यही सही होगा दोस्तों। देखिए गद्यांश में लोक संस्कृति को इतिहास इसलिए कहा गया है क्योंकि लोक संस्कृति का निर्माण हमारे पूर्वजों के द्वारा सृजित की गई है। 94 में अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना।
वाक्य में रेखांकित पद का क्या आशय है? ए में प्रत्येक लोक कला एक परिधि में काम करती है। बी में अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार। सी में केवल अपने ही क्षेत्र में। और डी में केवल अपने क्षेत्र की लोक कला। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार। देखिए बी में है अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना। वाक्य में रेखांकित पद सीमाओं का आशय है कि अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार हमारे इतिहास और संस्कृति की रक्षा करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। संस्कृति के नष्ट होने से हमारे मूल्य, हमारा समाज व देश सब बिखर जाएगा। हमारी संस्कृति है जो हमें एकता के सूत्र में बांधे हुए है। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सही कथन की पहचान करें। तो आजकल रेडियो बहुत अधिक सुना जाने लगा है, ये गलत होगा। बी में लोक कलाएं एक दूसरे की पूरक नहीं है, गलत है। सी में आकाशवाणी के अधिकारी ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया, ये भी गलत है। डी में ऑप्शन सही है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर का जोर अधिक है। ये दिए गए गद्यांश के संदर्भ में सही कथन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है। गद्यांश के संदर्भ में अन्य कथन असंगत है। 96 में दोस्तों, गद्यांश में किस संचार माध्यम का उल्लेख हुआ है जिसके द्वारा लोक कलाओं का प्रचार प्रसार हुआ है? तो दोस्तों रेडियो। 97 में निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान करें। तो आकाशवाणी देखिए सही होगा, अपादमा की समस्या, विसंगति, कठिनाई अलग वाक्य है। 98 में राजनीतिक में प्रत्यय है नैतिक, इक जो है यही प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है, सी। 99 में लोक कलाएं हमें हौसला देती है, रेखांकित के स्थान पर लिखा जा सकता है, ये प्रोत्साहित करती है। लोक कलाएं हमें प्रोत्साहित करती है, ये सही होगा। देखिए अब है काव्यांश। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधी लेने बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। तो स्वर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मेघों के आने का वर्णन किस रूप में हुआ है? ऑप्शन नंबर सी सही है, शहरी अतिथि के रूप में, शहरी अतिथि के रूप में। कविता में मेघों के आने का वर्णन शहरी अतिथि के रूप में हुआ है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। 101 में बरस बाद सुधी लेनी में कौन सा भाव अभिव्यक्ति हुआ है? ऑप्शन देखिए उपालंब हुआ है। देखिए काव्यांश में बरस बाद सुनी लेनी में उपालंब भाव की अभिव्यक्ति हुई है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली का अर्थ है दोस्तों खुशी में शराबोर हवा बहने लगी, यही सही होगा। कविता में आई पंक्ति आगे आगे नाचती गाती बयार चली का अर्थ है खुशी में शराबोर हवा बहने लगी। 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जुहाड़ की का अर्थ है क्या है दोस्तों? कुशल क्षेम पूछना। काव्यांश में जुहाड़ की का अर्थ कुशल क्षेम पूछना है। इस कविता में बादल को अतिथि के रूप में दिखाया गया है। जिस प्रकार से घर में अतिथि के आने से सब खुश होकर उसके स्वागत में लग जाते हैं, वैसे ही इस कविता में मेघ का चित्रण किया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, काव्यांश में अकुलाई लता किसके प्रतीक के रूप में है दोस्तों? तो ये है सूखी पगडंडी, मतलब काव्यांश में अकुलाई लता सूखी पगडंडी के प्रतीक के रूप में है। 105 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है दोस्तों? देखिए एम है सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीखे, गलत है। जहाँ तक संभव हो पढ़ाई माध्यम की भाषा मातृभाषा घर की भाषा हो। सी में विद्यालय शिक्षा का अंत तक पढ़ाई माध्यम की भाषा के रूप में मातृभाषा घर की भाषा हो। डी में विद्यालय में कक्षा 8 तक सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की भाषा राज्य की सभी मुख्य भाषाएं हों। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि विद्यालय शिक्षा के अंत तक पढ़ाई माध्यम की भाषा के रूप में मातृभाषा घर की भाषा हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाषा शिक्षा के बारे में विद्यालय शिक्षा के अंत तक पढ़ाई माध्यम की भाषा के रूप में मातृभाषा अथवा घर की भाषा हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा के विषय में सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का स्तर अर्थात कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाएगी?
तो सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। देखिए, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती है। भाषा की यह नीति त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आती है। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं आती है। पहली मातृभाषा, दूसरी राजभाषा तथा तीसरी कोई एक विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी। 107 में दोस्तों, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। भाषा अस्मिता व्यक्त करती, गलत है दोस्तों। देखिए, भाषा इतिहास का खजाना है। भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है। डी में प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो देखिए, भाषा अस्मिता व्यक्त करती है। भाषा के विषय में यह असंगत कथन है। भाषा हमारे गाँव व विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का माध्यम है। भाषा हमारे इतिहास का खजाना है। यह मानवीय ज्ञान के संवर्धन में योगदान देती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी भाव देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में एवं पंजाबी भाषा गुड़मुखी लिपि में लिखी जाती है। 108 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है। यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य है, तो मराठी के इन 2 प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ये सामाजिक बोलियां हैं। ये सामाजिक बोलियां हैं। देखिए, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है। यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य है, मराठी के इन 2 प्रकारों को सामाजिक बोलियां के रूप में जाना जाएगा। किसी एक ही बोली के अलग अलग क्षेत्रों के जोड़े अंतर वाले रूप हो सकते हैं। यह अंतर भौगोलिक भिन्नता एवं किसी अन्य बोली क्षेत्र के नज़दीक होने के कारण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पठन क्या है? पठन क्या है? पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग को पठन कहते हैं दोस्तों। देखिए, पठन पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग है। भाषा के लिखित रूप में शब्दों अथवा वाक्यों की को ध्वनि प्रतीकों के रूप में वाचन करना डिकोडिंग होता है। किसी भी लेखन सामग्री को यथा रूप पढ़ना ही डिकोडिंग है दोस्तों। 110 में क्वेश्चन है, विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेखन का उत्पाद उपागम। व्याख्यात्मक लेखन ये गलत है। लेखन का प्रक्रिया उपागम गलत है। लेखन का रचनात्मक उपागम गलत है। लेखन का उत्पाद उपागम ये सही है कि विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे लेखन का उत्पाद उपागम के रूप में जाना जाता है। यह एक लेखन दृष्टिकोण है जो लेखन कार्य के अंतिम उत्पाद पर केंद्रित है, जिसमें छात्र लेखन पाठ की नकल करते हैं दोस्तों। एक साधारण नंबर क्वेश्चन है, पाठ सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की खोज, व्याकरण तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाएगा दोस्तों? तो अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण कहलाएगा। प्रक्रियात्मक व्याकरण नहीं, घोषणात्मक नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि नहीं, अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण कहलाएगा। देखिए, पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण कहलाएगा। अनौपचारिक शिक्षा में छात्र व्यवहारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। इस शिक्षा का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता है। 112 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्य शिक्षा देना दोस्तों। मूल्य शिक्षा देना, न कि भाषा के तत्व सिखाना, सराहना, बोध और आनंद, वाक्य रचना सिखाना, ये सब नहीं, मूल्य शिक्षा देना। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मूल्य शिक्षा देना है। कविता शिक्षण का एक ऐसा माध्यम है जिसमें छात्र कविता में निहित भावों को ग्रहण कर काव्य का रसास्वादन करते हुए कविता के मूल संदेश को ग्रहण करते हैं। 113 में क्वेश्चन है, कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इसे संबद्धता के आधार पर क्रम देना है। अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों? उल्टे पुल्टे वाक्यों का अभ्यास, अधिगामी सामग्री का सृजन, पठन के लिए उपविषय का सृजन, व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना। देखिए, कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण का पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इस 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। अध्यापक शिक्षार्थियों द्वारा इन बिंदुओं का क्रम से करने को कहता है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करती है। जिन सामग्री द्वारा शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है एवं पढ़ाते समय अध्यापक जिस सामग्री का प्रयोग करता है वह अधिगम सामग्री कही जाती है।
114 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों में से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन सी सही इसका होगा, भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। ठीक है दोस्तों, भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों के थीम आधारित शब्द का जाल बनाना है। इस उपागम को भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान कहेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं। उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। तो ये क्या होगा? वर्णनात्मक लेखन, पत्र लेखन, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन या कल्पनात्मक लेखन? तो कल्पनात्मक लेखन होगा दोस्तों। तो ये कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुन रहे हैं। उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। यह लेखन के प्रकारों में कल्पनात्मक लेखन के अंतर्गत आएगा। किसी भी विषय, पठन, घटना, विषय वस्तु अथवा किसी दृश्य का विस्तार पूर्वक लेखन वर्णनात्मक लेखन कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात लिखित रूप में पहुंचाने की प्रक्रिया पत्र लेखन कहलाती है। पत्र लेखन के कई प्रकार होते हैं। कल्पनात्मक घटनाओं अथवा अन्य काल्पनिक वस्तुओं का अपनी लेखनी के द्वारा वर्णन करना कल्पनात्मक लेखन कहलाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, सतत और सारगर्भिक मूल्यांकन क्या है? सतत और सारगर्भिक मूल्यांकन क्या है दोस्तों? तो बिना किसी अंतराल के आकलन सतत और सारगर्भिक मूल्यांकन है। वह मूल्यांकन प्रणाली जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्ष शामिल हों सतत मूल्यांकन कहलाता है। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की आदर्श पाठ्यपुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे दोस्तों? इस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे 117 के। देखिए दोस्तों, ए और बी सही होगा। तो प्रमाणिक सामग्री, विभिन्न विधियों की सामग्री, ये दोनों करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, भाषा की आदर्श पाठ्यपुस्तक के लिए प्रमाणिक सामग्री तथा विभिन्न विधाओं की सामग्री जैसी पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करनी चाहिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्रों को भाषा की सभी विधाओं का ज्ञान प्राप्त हो। 118 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनते हैं। इन दो भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए लाभदायक है दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। देखिए क्या बोल रहा है, बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनते हैं। इन दो भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए लाभदायक है। इससे बच्चों में बहुभाषिकता का विकास होता है। यह ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं को बच्चों को सिखाया जाता है। 119 में है, विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम कौन सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने इस मिशन की शुरुआत की। इसमें एक वर्ष के लिए देश के विभिन्न राज्यों को एक वर्ष के लिए एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। ये राज्य एक दूसरे की भाषा, सांस्कृतिक त्योहार आदि से परिचित हो सके। 120वां क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक ने देखा कि उसे विद्यार्थी अपने लेखन का संयोजन तो भलीभांति कर लेते हैं पर अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के विचारों को समृद्ध करने के लिए कौन सा आरेख रूप प्रयोग में लाने के लिए कह सकते हैं? तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मानस चित्रण, माइंड मैप। विचारों को समृद्ध करने के लिए कौन सा आरेख? तो बोल रहा है माइंड मैप। देखिए, लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक ने देखा कि उसे विद्यार्थी अपने लेखन का संयोजन तो भलीभांति कर लेते हैं पर अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के विचारों को समृद्ध करने के लिए मानस चित्रण, माइंड मैप आरेख रूप प्रयोग में लाने के लिए कह सकते हैं। माइंड मैप एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जो समझ बढ़ाने के लिए है। इसमें दृश्य, मानचित्र या चित्र के रूप में वृद्धिशील विचारों का मंथन करना शामिल है जो इन विचारों के बीच संबंधों को दर्शाता है। एक केंद्रीय विचार या ये शुरू होता है, फिर मुख्य मुखाओं को खींचता है जो मुख्य विषय के विभिन्न भागों या पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे बालकों की कल्पनाओं को साकार एवं वृद्धिशील सोच में सुधार करता है। और ये हमारा दोस्त ख़त्म हो गया हिंदी का भी पेडागोगी।
और एक नया सेशन लाएंगे जिसमें कि सिर्फ इंग्लिश का ही हम उसमें पढ़ा हुए प्लस CDP का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस करवाएंगे दोस्तों। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों वो कर लीजिए, और क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे सामग्री दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।